हाय गाइस, मैं कुशल हूँ आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 12.3 सीखेंगे जिसमें हम Z ट्रांसफॉर्म के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो आज है मॉड्यूल 12.3 जिसमें हम Z ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ कि Z ट्रांसफॉर्म होता क्या है। तो जैसा कि हमने देखा था कि अगर आपके पास कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दिया हुआ है तो उसका आप Z ट्रांसफॉर्म इस एक्सप्रेशन को यूज करके कंप्यूट कर सकते हैं। n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ n z पावर माइनस n, और z क्या होता है? z होता है r इंटू ई पावर j ओमेगा विच इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगेन जैसा कि हम जानते हैं कि Z ट्रांसफॉर्म के केस में सिर्फ इस एक्सप्रेशन को मैथमेटिकली इवैल्यूएट करना सफिशिएंट नहीं है, हमें ये भी देखना है कि ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये किस Z वैल्यूज के लिए वैलिड होता है, यानी कि Z ट्रांसफॉर्म के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ साथ हमें उसका ROC भी पता करना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना हम उस गिवन Z ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि दो अलग अलग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए जो Z ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन है वो सेम हो सकता है और उनको डिफरेंशिएट कौन करता है? उनका ROC। तो अब देखते हैं कि हम अगर एक गिवन सिग्नल को अगर मॉडिफाई करते हैं अलग अलग वेज से तो उसका करस्पॉन्डिंग Z ट्रांसफॉर्म हम किस तरीके से निकाल सकते हैं और जो उसका ओरिजिनल Z ट्रांसफॉर्म था उसमें किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये सारे जो हमने ट्रांसफॉर्म स्टडी किए हैं इस कोर्स में उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लीनियरिटी। तो जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि लीनियरिटी क्या होती है कि अगर आपके पास दो अलग अलग सिग्नल दिए हुए हों और अगर आप उनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन लें, यानी कि आपके पास अगर एक सिग्नल है x1 ऑफ n और दूसरा सिग्नल है x2 ऑफ n, जिनका इंडिविजुअल Z ट्रांसफॉर्म आपको पता है जो है x1 ऑफ z विथ ROC R1 और इसका इंडिविजुअल Z ट्रांसफॉर्म है x2 ऑफ z विथ ROC R2। तो अब अगर हम इनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, यानी कि ax1 प्लस bx2 वेर a एंड b आर सम आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो अब सवाल है कि इनका जो कॉम्पोजिट जो Z ट्रांसफॉर्म है वो क्या होगा। तो क्योंकि Z ट्रांसफॉर्म एक लीनियर ट्रांसफॉर्म है तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा a x1 ऑफ z प्लस b x2 ऑफ z। तो ये तो आसान है, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो आती है इसके ROC को डिसाइड करने में। तो जैसा कि हमने मॉड्यूल 12.1 में इस तरह का एक एग्जाम्पल देखा था और वहाँ पे हमने देखा था कि जो ROC है वो इंडिविजुअल टर्म्स के ROC का इंटरसेक्शन होता है, क्योंकि जो हमारा फाइनल ROC है वो रीजन होना चाहिए जहाँ पे दोनों ROCs वैलिड हों, यानी कि इसका जो ROC होगा वो होगा R1 इंटरसेक्शन R2। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये सफिशिएंट नहीं होता है और ROC इससे एक बड़ा रीजन भी हो सकता है। वो तब होता है जब हम अगर इन दो टर्म्स को अगर ऐड करते हैं तो अगर कुछ पोल जीरो कैंसिलेशन अगर हो जाए तब हमारा ROC R1 इंटरसेक्शन R2 से बड़ा हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि जैसा कि हमने मॉड्यूल 12.2 में सीखा था कि जो रैशनल Z ट्रांसफॉर्म जो होता है उसका ROC पोल्स से बाउंडेड होता है, या तो वो आउटर मोस्ट पोल के बाहर का रीजन होगा या इनर मोस्ट पोल के अंदर का रीजन होगा या दो पोल्स के बीच का एन्युलर रीजन होगा। लेकिन अगर एक टर्म का पोल अगर दूसरे टर्म के जीरो से अगर कैंसिल हो जाए तो फिर वो ROC बढ़ सकता है, क्योंकि वो पोल्स ही अगर नहीं रहेगा तो उसको लिमिटेशन करने के लिए कोई बाउंड्री नहीं रहेगी। तो इसीलिए जो हमारा ROC है दैट विल बी अ रीजन that contains at least R1 intersection R2, यानी कि
R1 इंटरसेक्शन R2 रीजन हमारा ROC तो होगा ही होगा, लेकिन वो उससे थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, और वो हम जानेंगे कैसे कि इस टर्म को इवैल्यूएट करके अगर हमारे पोल जीरो कैंसिलेशन हो जाते हैं तो हमारा ROC अकॉर्डिंगली एक्सपैंड हो जाएगा। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है टाइम शिफ्टिंग। तो टाइम शिफ्टिंग अगेन हम जानते हैं, हमने पहले इसे फूरियर ट्रांसफॉर्म के केस में सीखा था। तो सपोज हमारा कोई सिग्नल है x ऑफ n जिसका z ट्रांसफॉर्म है कैपिटल X ऑफ z विथ ROC R1। तो इसे हम अगर अब शिफ्ट करते हैं x ऑफ n माइनस एन नॉट अगर करते हैं तो यहाँ पे बस एक टर्म आ जाएगा z पावर माइनस एन नॉट कैपिटल X ऑफ z। अगेन मैं इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत आसान है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका डेरिवेशन अब खुद कर सकेंगे। अब सवाल है कि इसका ROC कैसा होगा। तो इसका ROC R1 ही होगा क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा हम चेंजेस कर नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बस एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो पॉइंट 0 एंड इन्फिनिटी हैं वो इंक्लूड होते हैं कि नहीं होते हैं। तो क्योंकि जो मॉड्यूल 12.2 हमने सीखा था उसमें हमने देखा था कि अगर हमारा x ऑफ n अगर नेगेटिव n के लिए अगर नॉन जीरो है तो z इक्वल टू इन्फिनिटी हमारे ROC में इंक्लूड नहीं होगा, और अगर हमारा x ऑफ n अगर किसी पॉजिटिव n के लिए अगर नॉन जीरो है तो z इक्वल टू जीरो हमारा ROC में इंक्लूड नहीं होगा। तो हम जब एक सिग्नल को इस तरीके से शिफ्ट करते हैं तो हो सकता है कि उसमें इस तरह के चेंजेस आए कि पहले हमारा जो R1 था उसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं था बट अब जीरो इंक्लूड हो जाए, या पहले इंक्लूडेड था और अब इंक्लूडेड नहीं हो। उसी तरीके से इन्फिनिटी भी इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। यानी कि जब हम एक सिग्नल को शिफ्ट करते हैं तो उसका ROC वैसे तो R1 ही रहता है बट एक्सेप्ट फॉर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ जीरो एंड इन्फिनिटी। तो ये एग्जैक्टली पता चलेगा कि हमारा ओरिजिनल सिग्नल कैसा था और हमारे एन नॉट की वैल्यू क्या है। इस पे डिपेंड करेगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद में जो आपका नया ROC है उसमें जीरो या इन्फिनिटी इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। अब जैसे आप टाइम डोमेन में शिफ्टिंग कर सकते हैं, आप टाइम डोमेन में स्केलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने DTFT के केस में देखा था कि डिस्क्रीट टाइम डोमेन में स्केलिंग करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है वो सिर्फ इंटीजर n वैल्यूज के लिए ही डिफाइंड होता है। यानी कि आप अगर x ऑफ 2n अगर करते हैं तो आपका कुछ इंफॉर्मेशन लॉस हो जाता है और उसका जो करस्पॉन्डिंग z ट्रांसफॉर्म है उसका एक डेफिनाइट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप उसे अगर एक्सपैंड करते हैं, यानी कि अगर आप x ऑफ n बाई 3 लिखते हैं तो फिर वो सिग्नल एक्सपैंड तो हो जाता है, लेकिन जो उसके बीच के जो इंटीजर वैल्यूज हैं वहां पे हमारे पास सिग्नल की कोई वैल्यू नहीं आती है, क्योंकि अगेन हमारा जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है वो सिर्फ डिस्क्रीट n वैल्यूज के लिए ही डिफाइंड होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह का अगर एक सिग्नल लेते हैं, ये है हमारा n और ये है सपोज x ऑफ n, तो अभी हम बात कर रहे हैं टाइम स्केलिंग की। तो टाइम स्केलिंग में सपोज हमारा x ऑफ n इस तरह का है कि वो 0, 1 और 2 के लिए डिफाइंड है। यहाँ पे इसकी वैल्यू है सपोज 1, यहाँ पे है 0.7 और यहाँ पे सपोज 0.4। तो इसकी जगह पे अगर हम इस तरह का सिग्नल लें n x ऑफ 2n इज इक्वल टू सम y ऑफ n, तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो 0 है वो तो उस तरह से ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, बिकॉज y ऑफ 0 इज इक्वल टू x ऑफ 0, बट y ऑफ 1 will be equal to x of 2 into 1 which is x of 2 which is equal to 0.4.
और उसके बाद में वो 0 हो जाएगा, क्योंकि x ऑफ n भी उसके बाद में 0 है और नेगेटिव n के लिए भी हमारा जो y है वो 0 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जब x ऑफ n को जब कंप्रेस किया तो हमारा जो n इक्वल टू 0 है और n इक्वल टू 2 की वैल्यूज तो इंटैक्ट रही, लेकिन जो n इक्वल टू 1 है उसकी वैल्यू गायब हो गई, क्योंकि अगेन जो हमारा y ऑफ n जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है वो सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ n के लिए ही डिफाइंड है। सो दैट इज वाई, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंफॉर्मेशन लॉस हो रहा है, उस वजह से हम y ऑफ n का जो z ट्रांसफॉर्म है उसका एक डेफिनेट एक्सप्रेशन हम नहीं लिख सकते हैं। लेकिन उसी जगह पे हम अगर इसे एक्सपैंड करें, यानी कि हम अगर लें x ऑफ n बाई 2, तो अगेन सो दिस इज इक्वल टू y ऑफ n, तो हमारा n इक्वल टू 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट विल बी एग्जैक्टली सेम एज बिफोर, बिकॉज y ऑफ 0 इज इक्वल टू x ऑफ 0। लेकिन y ऑफ 1, अब y ऑफ 1 क्या होगा, x ऑफ 1 बाई 2। अब x ऑफ 1 बाई 2 तो कुछ है नहीं, तो उस वजह से y ऑफ 1 पे हम लिख देंगे 0, और y ऑफ 2 विल बी x ऑफ 2 बाई 2 विच इज x ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 0.7। उसी तरीके से y ऑफ 3 विल बी 0 एंड y ऑफ 4 विल बी 0.4। तो हमने x ऑफ n को एक्सपैंड तो कर दिया, लेकिन जो उसके बीच की जो वैल्यूज है वहां पे हम अभी कुछ ऐड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो x ऑफ n था वो सिर्फ डिस्क्रीट इंटीजर वैल्यूज के लिए ही डिफाइन था। हम अगर y ऑफ 1 और y ऑफ 3 हम अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इंटरपोलेशन टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम उसे 0 ही मानते हैं। तो ये जो x ऑफ n बाई 2 है इसे हम यूजुअली इस तरीके से डिनोट नहीं करते हैं, क्योंकि x ऑफ हाफ और x ऑफ 3 बाई 2 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए हम इसे लिखते हैं x ऑफ ब्रैकेट 2 एंड n। तो अगर हमारा x के नीचे इस तरह से अगर कोई नंबर अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम x ऑफ n को उस फैक्टर से हम उसे एक्सपैंड कर रहे हैं। तो हम अगर x को इस तरीके से एक्सपैंड करते हैं तो उसका जो करस्पॉन्डिंग z ट्रांसफॉर्म होता है उसमें तो हम अगर x को अगर किसी k फैक्टर से अगर एक्सपैंड करते हैं तो उसका जो करस्पॉन्डिंग z ट्रांसफॉर्म होता है उसमें सिंपली हम z की जगह z पावर k सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यानी कि हम अगर टाइम डोमेन में अगर एक्सपेंशन करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो हमारा कंप्रेशन हो जाता है। तो ये था बेसिक टाइम शिफ्टिंग और टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टीज का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट z डोमेन में। अब देखते हैं कि हम अगर z डोमेन में अगर स्केलिंग करते हैं तो हमारा x डोमेन में उसका क्या फर्क पड़ता है। तो यानी कि हम अगर अब करें स्केलिंग इन z डोमेन, तो अब अगर सपोज हमारा कोई z ट्रांसफॉर्म था x ऑफ z, जिसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल था वो था x ऑफ n, उसकी जगह पे हम अगर लें कैपिटल X ऑफ z बाई z नॉट, तो अब सवाल है कि हमारा जो करस्पॉन्डिंग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है वो क्या होगा। तो हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है वो होगा z नॉट पावर n x ऑफ n, और उसका करस्पॉन्डिंग ROC क्या होगा, वो होगा ROC इज इक्वल टू मॉड ऑफ z नॉट इंटू r। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा कोई पॉइंट z अगर पहले अगर ROC में था, तो अभी हमारे नए ROC में द पॉइंट z मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ z नॉट विल बी इन द ROC। तो इसका जो ROC है वो था r। इसका मतलब है कि इफ z belongs to the ROC r, then mod of z naught times z belongs to the ROC
R1। तो इसका जो ROC है उसे हम एज R1 डिनोट कर रहे हैं, यानी कि पहले जितने पॉइंट्स थे हमारे ROC में Z, हम उन सब को अगर मॉड ऑफ Z0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारा नया ROC मिल जाएगा। उसी तरीके से जो हमने स्केलिंग की थी टाइम डोमेन में और हमें करस्पॉन्डिंग ये Z ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन आया था, तो उसी तरीके से जैसे हमने इस डिस्क्रीट टाइम डोमेन में हमने एक्सपेंशन किया था और हमें करस्पॉन्डिंग ये Z ट्रांसफॉर्म मिला था, तो उसका ROC अब हो जाएगा R2 इज इक्वल टू R1 पावर 1 बाई के। यानी कि अगर हमारा कोई पॉइंट Z अगर R1 में अगर बिलोंग करता है तो Z पावर 1 बाई के विल बिलोंग इन R2। यानी कि जो पहले हमारा ROC था हम उसके सारे पॉइंट्स को लेके अगर पावर 1 बाई के कर दें तो हमें हमारा नया ROC मिल जाएगा। अब लास्टली हम देखते हैं कि अगर हम टाइम डोमेन में अगर हम रिवर्सल करते हैं तो हमारा क्या होता है। तो टाइम डोमेन में अगर हम रिवर्सल करते हैं तो हमें इस तरह का डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिलता है x ऑफ -n, और उसका जो करस्पॉन्डिंग जो Z ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा कैपिटल X ऑफ 1 बाई Z, और जो करस्पॉन्डिंग ROC होगा वो होगा 1 बाई R। यानी कि अगर हमारा पॉइंट Z अगर पहले अगर ROC में अगर इंक्लूडेड था तो हमारा पॉइंट 1 बाई Z हमारे नए ROC में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन टू सम प्रॉपर्टीज ऑफ Z ट्रांसफॉर्म, जिसको यूज करके आप Z ट्रांसफॉर्म के कई सारे प्रॉब्लम्स बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले मॉड्यूल में हम इसी तरह के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे जिससे हम और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।